हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ओन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 4 के मेजर पेपर सोशियोलॉजी में से कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस और आंसर्स की, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथियों, सोशियोलॉजी की अगर इस मेजर पेपर की बात करें तो द होल पेपर इज डिजाइन इन 4 यूनिट। 4 यूनिट के अंदर आपका ये पूरा का पूरा पेपर डिजाइन किया हुआ है। और आज के इस वीडियो में हमने इन चारों यूनिट्स में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और टॉपिक वाइज हमने हर क्वेश्चन का आपके लिए सिलेक्शन किया है, ताकि एग्जाम में आपके कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो इस वीडियो को देखने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो बड़ी ही मेहनत के साथ इस वीडियो को बनाया गया है, इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजुनेक्स विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। आगे चलते हैं साथियों और बढ़ते हैं इस पेपर की तरफ। तो हमारे पेपर का, सोशियोलॉजी के मेजर पेपर का जो टाइटल है वो क्या है? इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी। ठीक है। इसके यूनिट फर्स्ट हमारी बात करती है सोशल प्रॉब्लम के कंसेप्ट और उसके कॉजेस से। ठीक है। सोशल कंसेप्ट की अवधारणा क्या है और सोशल प्रॉब्लम की अवधारणा क्या है और सोशल प्रॉब्लम के कारण क्या है, उनके साथ हमारी फर्स्ट यूनिट डील करती है। तो वन बाय वन हम देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बन सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे लिए बनता है कि व्हाट इज सोशल प्रॉब्लम? ये सामाजिक समस्या एक्चुअली होती क्या है? तो ए सोशल प्रॉब्लम इज एन अनडिजायरेबल कंडीशन दैट अफेक्ट्स मेनी पीपल एट वंस। सामाजिक समस्या क्या होती है? एक सामाजिक समस्या एक अनडिजायरेबल कंडीशन होती है, एक अवांछित स्थिति होती है, यानी ऐसी स्थिति जिसको हम नहीं चाहते हैं और ये अनेकों लोगों को प्रभावित करती है। इट डिस्टर्ब सोशल लाइफ, ये हमारे सामाजिक जीवन को क्या करती है? सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है। एंड क्रिएट्स हार्डशिप्स, और हमारे लिए परेशानियां उत्पन्न करती है या कठिनाइयां उत्पन्न करती है। सच इश्यूज नीड कलेक्टिव एक्शन फॉर सॉल्यूशन। और इस प्रकार के मुद्दे यदि उत्पन्न आपके जीवन में कभी हो जाते हैं, यानी सामाजिक समस्याएं यदि आपके जीवन में कभी उत्पन्न हो जाती है, तो इस प्रकार के मुद्दों का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जा सकता है? कलेक्टिव एक्शन, यानी सामूहिक प्रयास के द्वारा ही इस प्रकार के मुद्दों का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सामाजिक समस्या होती क्या है? सामाजिक समस्या क्या है? एक अनडिजायरेबल कंडीशन है, नहीं ऐसी कंडीशन है जिसको कोई भी नहीं चाहेगा, और ऐसी अनडिजायरेबल कंडीशन है जो बहुत से लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। ये हमारे ना केवल सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि हमारे लिए कठिनाइयां या परेशानियां भी लेकर के आती है। इस प्रकार की अगर सामाजिक समस्या कोई है या इस प्रकार के मुद्दे यदि हमारे जीवन में हैं, तो उनका सॉल्यूशन केवल और केवल कलेक्टिवली, यानी सामूहिक रूप से ही हो सकता है, सामूहिक प्रयासों से ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाई आर द सोशल प्रॉब्लम्स कंसीडर्ड यूनिवर्सल? ठीक है। सामाजिक समस्याओं को यूनिवर्सल क्यों कहते हैं? तो सोशल प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी। देखो, सामाजिक समस्या यानी सोशल प्रॉब्लम तो हर कहीं भी होगी। इस यूनिवर्स के अंदर जहां कहीं भी सोसाइटी है, हर सोसाइटी के अंदर सोशल प्रॉब्लम होना लाजमी है। तो यही बात कर रहे हैं कि सोशल प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन एवरी सोसाइटी, दाउ देयर फॉर्म्स में बी डिफरेंट। ठीक है। सोशल प्रॉब्लम तो भैया हर प्रकार के समाज में विद्यमान है, इस पूरे संसार के अंदर। हो सकता है उनके तरीके, हो सकता है उनके रूप जो है वो अलग अलग होंगे। इश्यूज लाइक पॉवर्टी, जैसे गरीबी की बात कर लें, अपराध की बात कर लें या असमानता की बात कर लें, आर फाउंड एवरीवेयर, या पूरे संसार में पाई जाती है। तो इश्यूज किस प्रकार के मुद्दे? गरीबी, पॉवर्टी हो, चाहे क्राइम, अपराध हो, चाहे इनइक्वालिटी यानी असमानता हो, वो तो हर कहीं पाए जाते हैं। ओनली इंटेंसिटी एंड द एक्सप्रेशन वेरी, केवल उनकी तीव्रता और उनकी एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति होती है ना, वो अलग-अलग हो सकती है। तो यूनिवर्सल समस्या है, पूरे संसार की ये समस्या है। जहाँ भी सोसाइटी है, हर सोसाइटी के अंदर आपको क्या दिखाई देगी? सोशल प्रॉब्लम्स दिखाई देगी। हो सकता है वो सोशल प्रॉब्लम उनमें अलग-अलग तरीके से व्यक्त की जाती रही हो, या उसका अलग-अलग प्रभाव हर सोसाइटी के अकॉर्डिंग पड़ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें से आता है, हाउ आर सोशल प्रॉब्लम्स डिफरेंट फ्रॉम द पर्सनल प्रॉब्लम्स? सोशल प्रॉब्लम्स किस तरीके से आपकी व्यक्तिगत समस्या से अलग है? तो पर्सनल प्रॉब्लम्स अफेक्ट इंडिविजुअल। जो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम होती है, जो व्यक्तिगत समस्या होती है, वो तो केवल आप ही को प्रभावित करती है। लेकिन अगर आपकी कोई सोशल प्रॉब्लम्स है, अफेक्ट सोसाइटी एट लार्ज, तो उसका प्रभाव पूरी की पूरी सोसाइटी यानी समाज के ऊपर पड़ता है। तो एक व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या तो केवल उसी के जीवन को प्रभावित करती है जिस व्यक्ति के जीवन में वो समस्या है। लेकिन सामाजिक समस्या यदि किसी व्यक्ति के जीवन में है, तो वो समस्या पूरे समाज को प्रभावित करती है। दे इन्वॉल्व कलेक्टिव सफरिंग, और सामाजिक समस्या में क्या होता है भैया? कलेक्टिव सफरिंग होती है, सामूहिक कष्ट शामिल होते हैं, सामूहिक रूप से सभी व्यक्ति परेशान होते हैं। देयर सॉल्यूशन रिक्वायर सोशल एक्शन। इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई सामाजिक समस्या है, तो उनके सॉल्यूशन के लिए किस चीज की आवश्यकता है? सोशल एक्शन, यानी सामाजिक प्रयासों की ही आवश्यकता है। तो सामाजिक प्रयासों से ही सोशल प्रॉब्लम यानी सामाजिक समस्याओं को खत्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल चेंज इन क्रिएटिंग द सोशल प्रॉब्लम? सामाजिक समस्याएं उत्पन्न करने में सामाजिक परिवर्तन की क्या भूमिका होती है? ठीक है। तो सामाजिक समस्याएं यानी सोशल चेंज
व्हाट इज द रोल ऑफ सोशल चेंज इन क्रिएटिंग द सोशल प्रॉब्लम? सोशल यानी सामाजिक परिवर्तन होता है तो किस तरीके से वो सोशल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। तो रैपिड सोशल चेंज ऑफन लीड्स टू डिसऑर्गेनाइजेशन। अगर समाज में लगातार परिवर्तन होता है और बहुत तीव्र गति से परिवर्तन होता है तो उससे हमारी सोसाइटी डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, असंगठित हो जाती है, अव्यवस्था हमारे समाज में उत्पन्न हो जाती है। ओल्ड ट्रेडिशन कोलैप्स, जो पुरानी परंपराएं हैं वो टूटती है, बट न्यू सिस्टम आर नॉट फुल्ली फॉर्म्ड। लेकिन नई व्यवस्थाएं पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाती। तो समाज में अगर बहुत तेज गति से परिवर्तन हो रहा है तो इससे हमारा समाज क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, पुराने ट्रेडिशन, पुरानी चली आ रही परंपराएं एकदम से धाराशायी हो जाएगी, लेकिन नया सिस्टम पूर्ण रूप से अपने आप को स्थापित नहीं कर पाएगा। और इसी गैप से क्योंकि पुराना सिस्टम हमने एकदम से हटा दिया और नया सिस्टम पूरी तरीके से एस्टेब्लिश हो नहीं पाया, तो एक गैप क्रिएट हो गया और इसी गैप से क्या उत्पन्न हुई, आपकी ये सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इकोनॉमिक कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम? सोशल प्रॉब्लम यानी सामाजिक समस्याओं के आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण क्या है भैया? पॉवर्टी, गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एंड इनइक्वलिटी और सामाजिक असमानता आर द मेजर इकोनॉमिक कॉजेस। ये सबसे बड़े आर्थिक कारण हैं किसी भी सामाजिक समस्या के। तो गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता किसी भी सामाजिक समस्या के आर्थिक कारण हैं। दे क्रिएट फ्रस्ट्रेशन। अगर ये आपके समाज के अंदर विद्यमान है, यानी आपके समाज के अंदर अगर पॉवर्टी, गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी है, या इनइक्वलिटी यानी असमानता है, तो इससे किस चीज़ का जन्म होता है भैया? हताशा का जन्म होता है, फ्रस्ट्रेशन का जन्म होता है। और इसी से सोसाइटी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सच कंडीशंस इंक्रीज सोशल अनरेस्ट। और इस तरीके की स्थितियां जब आपके समाज के अंदर उत्पन्न हो जाती है तो क्या बढ़ जाती है भैया? सोशल अनरेस्ट यानी सामाजिक अशांति आपके समाज के अंदर घर कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज इलिटरेसी कोज सोशल प्रॉब्लम? जो निरक्षरता है उससे सामाजिक समस्याएं किस तरीके से उत्पन्न होती है, यानी अशिक्षा से या निरक्षरता से किस प्रकार से सामाजिक समस्या उत्पन्न हो सकती है? तो इलिटरेसी लिमिट्स नॉलेज एंड अवेयरनेस इन द सोसाइटी। अगर कोई व्यक्ति निरक्षर है, अगर कोई व्यक्ति साक्षर नहीं है, अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है, तो एक तो उससे उसका ज्ञान जो होगा ना, नॉलेज होगा, वो लिमिटेड हो जाएगा और एक वो अपनी प्रति जागरूक नहीं हो पाएगा, उसकी जागरूकता भी क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। तो अशिक्षा आपके ज्ञान को और आपकी जागरूकता को सीमित करती है। पीपल बिकम विक्टिम्स ऑफ द सुपरस्टिशन एंड एक्सप्लॉइटेशन। और निरक्षर व्यक्ति जो होता है, असाक्षर व्यक्ति जो होता है, वो शिकार बनता है। किसका शिकार बनता है? सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास का शिकार बन जाता है और शोषण का शिकार बन जाता है। इट स्लोज प्रोग्रेस एंड क्रिएट्स प्रॉब्लम। और इस तरीके से जो निरक्षरता होती है वो एक तो ये हमारे विकास को बहुत धीमा कर देती है और दूसरा हमारे सामने वो समस्याएं उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ पॉलिटिकल फैक्टर्स इन सोशल प्रॉब्लम? सामाजिक समस्याओं में राजनीतिक कारण की क्या रोल होता है, क्या भूमिका होती है? तो पॉलिटिकल करप्शन एंड द मिसयूज ऑफ पावर वीकन गवर्नेंस। अगर राजनीतिक भ्रष्टाचार है या फिर शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है तो इससे आपका गवर्नेंस, इससे आपका शासन जो है वो क्या होता है? वीक यानी कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो शासन को कमजोर करने का काम करता है यदि राजनीतिक भ्रष्टाचार है या फिर शक्तियों का दुरुपयोग होता है, तो इससे आपका प्रशासन जो है, इससे आपका शासन जो है वो क्या होता है? कमजोर होता है। अनफेयर पॉलिसीज एंड फेवरेटिज्म क्रिएट इनइक्वलिटी। अनफेयर पॉलिसीज यानी अनुचित नीतियां, ऐसी नीतियां जो सही नहीं थी, और फेवरेटिज्म यानी पक्षपात से क्या बढ़ती है? असमानता बढ़ती है। तो आप क्या है, आप अगर शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हो, कौन सी राजनीतिक शक्तियों का यदि आप दुरुपयोग कर रहे हो, तो इससे आपका प्रशासन, आपका देश को चलाने वाला शासन कमजोर होता है। आपके द्वारा बनाई गई अनफेयर पॉलिसीज का यानी अनुचित नीतियां जो बिल्कुल किसी भी तरीके से सही नहीं थी, और पक्षपातपूर्ण लिए गए निर्णय क्या करते हैं? समाज के अंदर इनइक्वलिटी यानी असमानता को जन्म देते हैं। और यही असमानता क्या करती है? समाज के अंदर अनरेस्ट और डिससेटिस्फेक्शन, यही असमानता समाज के अंदर असंतोष फैलाती है और डिससेटिस्फेक्शन, सॉरी, अनरेस्ट यानी अशांति फैलाती है और डिससेटिस्फेक्शन यानी असंतोष फैलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाउ डज कल्चरल लैग कॉज प्रॉब्लम? आप सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए हो, ठीक है, आप सांस्कृतिक रूप से पिछड़े हुए तो इससे समस्या कैसे उत्पन्न होती है? देखो, कल्चरल लैग ऑकर्स व्हेन द मटेरियल प्रोग्रेस इज फास्टर देन द मोरल वैल्यूज। ये कल्चरल लैग कब आता है, ये सांस्कृतिक पिछड़ापन आपके पास कब आता है? जब आपकी मटेरियल प्रोग्रेस तो बहुत तेज हो रही है, यानी भौतिक प्रगति की तो आपकी बहुत तेज हो रही है। पैसा हो, धन हो, वैभव हो, ये तो इस मामले में तो आपकी बहुत तेज प्रगति हो रही है। लेकिन मोरल वैल्यू, लेकिन नैतिक मूल्य जो हैं, वो उस हिसाब से क्या नहीं हो रहे हैं? डेवलप नहीं हो रहे हैं। तो सांस्कृतिक पिछड़ापन हमारे जीवन में तब आता है जब नैतिक मूल्य तो क्या हो रहे हैं? नैतिक मूल्य तो पतित हो रहे हैं, नैतिक मूल्यों का विकास तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन नैतिक मूल्यों की तुलना में जो भौतिक
प्रगति है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, यानी डेवलपमेंट तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। विकास के नाम पर आप बहुत ज़्यादा बिल्डिंगें बना रहे हो, बहुत ज़्यादा आपके देश का डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन उस एवज में क्या नहीं हो पा रहा है, नागरिकों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो पा रहा है। और ऐसा समाज क्या होता है फिर, ऐसा समाज कैन नॉट बैलेंस चेंज। ऐसा समाज जो होता है कभी भी संतुलन नहीं बना पाता, और यही इम्बैलेंस जो होता है रिजल्ट इन कॉन्फ्लिक्ट, और यही इम्बैलेंस कारण बनता है किसका, कॉन्फ्लिक्ट यानी विवादों का, संघर्षों का और समस्याओं का। ठीक है, तो समाज के अंदर यदि सांस्कृतिक पिछड़ापन है, और ये सांस्कृतिक पिछड़ापन कब आता है, जब आपकी भौतिक प्रोग्रेस तो बहुत ज़्यादा है, फिजिकल प्रोग्रेस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है, नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा समाज किसी भी तरीके से संतुलन नहीं बना पाता है, और इसी असंतुलन के कारण समाज के अंदर संघर्षों का जन्म होता है और सामाजिक समस्याओं का जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई आर सोशल प्रॉब्लम्स कलेक्टिव इन नेचर। सोशल प्रॉब्लम सामूहिक क्यों होती है? सोशल प्रॉब्लम्स अफेक्ट ग्रुप्स, क्योंकि सामाजिक समस्या किसी एक व्यक्ति को तो प्रभावित करेगी नहीं। सामाजिक समस्याएं हमेशा क्या करती है, व्यक्तियों के समूहों को प्रभावित करती है, ग्रुप को प्रभावित करती है, केवल एकमात्र व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती है। देयर इम्पैक्ट, इनका जो प्रभाव होता है, किनका, जो सोशल प्रॉब्लम का प्रभाव होता है, स्प्रेड्स टू सोसाइटी एज ए होल, वो पूरे समाज के अंदर फैलता है। इसीलिए हेंस कलेक्टिव एक्शन इज नेसेसरी। इसीलिए किसी भी सामाजिक समस्या से निपटने के लिए सामूहिक प्रयास जो होते हैं वह बहुत ही आवश्यक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल कॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक समस्याओं के वैज्ञानिक कारण क्या हो सकते हैं? सामाजिक समस्याओं के मनोवैज्ञानिक कारण, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण यानी मानसिक स्थिति से रिलेटेड कौन-कौन से कारण सामाजिक समस्या के हो सकते हैं? तो देखो, फ्रस्ट्रेशन, हताशा, जेलसी, ईर्ष्या, एग्रेशन, आक्रामकता। इन पीपल ऑफन कॉल सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो व्यक्तियों के अंदर, ठीक है, व्यक्तियों के अंदर यदि फ्रस्ट्रेशन, हताशा मौजूद है, ईर्ष्या की भावना मौजूद है, और उनका नेचर बड़ा एग्रेसिव है, तो इससे क्या होता है भैया, सोशल कॉन्फ्लिक्ट यानी सामाजिक संघर्षों का जन्म होता है। मेंटल स्ट्रेस लीड्स टू वायलेंस एट ट्राई। और आप मानसिक रूप से तनाव महसूस कर रहे हैं, मानसिक रूप से आप अपने आप को बड़े प्रेशर में महसूस कर रहे हैं, तो इससे हिंसा का जन्म होता है और अपराध का जन्म होता है। यानी मानसिक रूप से आप बहुत ज्यादा तनाव के अंदर है, तो वायलेंस इससे जन्मता है, और क्राइम यानी अपराध इससे जन्मता है। 10 इस प्रकार से साइकोलॉजी अपना किरदार निभाती है सोशल प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज इंडस्ट्रियलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू सोशल प्रॉब्लम। औद्योगिकरण सामाजिक समस्याओं में किस तरीके से योगदान दे सकता है? द इंडस्ट्रियलाइजेशन क्रिएट्स द अर्बनाइजेशन एंड द माइग्रेशन। देखो, औद्योगिकरण होगा, उद्योगों की स्थापना होगी, तो इससे लोग कहाँ जाएंगे, शहरों की तरफ जाएंगे। तो औद्योगिकरण से तो एक तो क्या होता है, शहरीकरण की ओर लोग जाते हैं और माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट यानी गांवों से शहरों की ओर लोग बढ़ते हैं और शहरीकरण को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो सोशल प्रॉब्लम आ जाने से यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने से एक तो अर्बनाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो तेज हो जाता है, यानी लोग शहरों की तरफ भागते हैं और गांवों से वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं, प्रवास कर जाते हैं। ओवर क्राउडिंग, अब क्या होता है, शहरों के अंदर क्या हो गई, भीड़ हो गई। भीड़ होने के साथ ही शहरों के अंदर क्या हो गई, स्लम्स, स्लम्स यानी झुग्गियां बढ़ गई। एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इतनी ज्यादा भीड़ हो गई तो शहरों में भी हर किसी के लिए रोजगार तो है नहीं, इसीलिए बेरोजगारी ने जन्म ले लिया। और दीज लीड्स टू द सीरियस सोशल प्रॉब्लम, और इसी कारण से गंभीर सामाजिक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग सोशल प्रॉब्लम। भैया सामाजिक समस्याओं की स्टडी क्यों करें, इसका क्या महत्व है हमारे लिए? तो स्टडिंग सोशल प्रॉब्लम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड देयर कॉज एंड इफेक्ट। अगर हम सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करते हैं तो हम उनके कारणों के बारे में जानते हैं और उनके प्रभाव के बारे में जानते हैं। यानी हमारे सामाजिक जीवन के अंदर अगर कोई सोशल प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करेगी या उनके क्या कारण हो सकते हैं, उनके उनसे उनको हम जान पाते हैं, और इन सामाजिक समस्याओं का हमारे ऊपर या समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा उनके बारे में भी हम जान पाते हैं। इट गाइड पॉलिसी मेक्स एंड रिफॉर्म्स, और यही कारण है कि जब हम इनके कारणों का पता लगा लेंगे, सामाजिक समस्याओं का, और इनके प्रभावों का पता लगा लेंगे, तो हमारे लिए वो गाइडलाइन का काम करेगी कि हम उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पॉलिसी की मेकिंग करेंगे, हमारी नीतियों का निर्माण करेंगे और रिफॉर्म्स यानी सुधार करेंगे। दस इट सपोर्ट सोशल प्रोग्रेस, इस प्रकार से ये हमारी सामाजिक प्रगति को सपोर्ट करती है। आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे जो यूनिट फर्स्ट से थे, अब यूनिट सेकंड के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यूनिट सेकंड जो है हमारी डील करते हैं किसके साथ में, स्ट्रक्चरल पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और करप्शन के साथ में। अब इन टॉपिक में से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, थोड़ी सी उनकी बात हम कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पॉवर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। Poverty is a condition where the people fail to meet the basic needs like food, shelter and the health care। देखो, गरीबी क्या है? गरीबी एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्तियों को नहीं मिल पाती है उनकी आधारभूत आवश्यकताएं, यानी जीवन जीने के लिए जो बेसिक नीड्स हैं, उनके लाइवलीहुड के लिए बेसिक नीड्स है, जैसे
खाना हो गया, शरण हो गई या स्वास्थ्य सुविधाएँ हो गई, जब ये किसी व्यक्ति को नहीं मिल पा रही है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गरीबी कह रहे हैं। यानी आपको अगर अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएँ नहीं मिल पा रही है, जैसे खाना हो गया, शरण हो गई या फिर हेल्थ केयर हो गया, तो उसी को हम क्या कहते हैं, गरीबी कह देते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स डिप्राइवेशन एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब यही अभाव, ठीक है, ये क्या दिखाता है, ये अभाव दिखाता है एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और जीवन के निम्न स्तर को ये दर्शाता है, ठीक है। तो पॉवर्टी किसको दर्शाती है? पॉवर्टी आपके अभाव को दर्शाती है कि क्या चीज़ आपके पास नहीं है, और उसी के साथ आपके जीवन का स्तर कितना निम्न है, उसको भी दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ एब्सोल्यूट पॉवर्टी? निरपेक्ष पॉवर्टी क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी मीन्स द लैक ऑफ मिनिमम रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल सच एज फूड एंड शेल्टर। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष गरीबी का मतलब क्या होता है? भैया, आपको जीवन जीने के लिए जैसे फूड और शेल्टर, ये तो दो चीजें हैं जो आपको चाहिए चाहिए, बिना खाने के भी आप नहीं जी पाओगे, रहोगे कहाँ? रहने के लिए सर पे छत भी आपको चाहिए, है ना? अगर ये दो ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आपको चाहिए, लेकिन आपके पास क्या है? लैक है, इन चीज की कमी है। ये तो मिनिमम सोर्सेज हैं जो हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए, सर्वाइवल को बचाने के लिए हमें चाहिए ही चाहिए। तो खाना और रहने के लिए स्थान, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिसोर्सेज़ है। लेकिन इसकी भी यदि हमारे पास कमी है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहते हैं। इट इज़ मेजर्ड ऑन ए फिक्स्ड पॉवर्टी लाइन, और इसका मूल्यांकन कैसे होता है? इसको कैसे मापा जाता है? एक निश्चित गरीबी रेखा होती है, जो बीपीएल कहते हैं ना, बिलो पॉवर्टी लाइन। वो एक निश्चित गरीबी रेखा होती है, उसके थ्रू इसको मापा जाता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल पॉवर्टी? बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये स्ट्रक्चरल पॉवर्टी क्या होती है? ये संरचनात्मक गरीबी क्या होती है? स्ट्रक्चरल पॉवर्टी अराइजेस फ्रॉम द सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज लाइक द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड करप्शन। देखो, संरचनात्मक गरीबी क्या होती है? संरचनात्मक गरीबी का जन्म कहाँ से होता है? फ्रॉम द सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज। सिस्टमेटिक इनइक्वालिटीज का मतलब क्या हो गया? जैसे जातिगत भेदभाव हो गया, किसी के भूमि का असमान वितरण हो गया, या फिर भ्रष्टाचार हो गया, है ना? अगर आपके समाज में इस तरीके से हो रहा है कि इनइक्वालिटीज, यानी एक संरचनात्मक गरीबी जो होती है, समाज की असमानताओं जैसे जातिगत भेदभाव, भूमि का असमान वितरण और भ्रष्टाचार से उत्पन्न होती है, इसीलिए इन्हें दूर करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया? भारत में गरीबी के मुख्य कारण क्या क्या हैं? तो मेजर कॉज आर द अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। एक तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी, पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या का बढ़ जाना, लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता का कम होना, इलिटरेसी, निरक्षरता, एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, और संसाधनों का असमान वितरण आपकी भारत के अंदर गरीबी का सबसे प्रमुख कारण है। नेक्स्ट आता है, व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी क्या है? हम सभी को पता है बेरोजगारी क्या है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन वेयर द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डू नॉट फाइंड द सुटेबल वर्क। बेरोजगारी क्या होता है? कि भैया, लोग काम भी करना चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क एंड दे आर एबल टू वर्क, वो काम करने में सक्षम भी है, लेकिन उनको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग सुटेबल जॉब नहीं मिलता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी कहते हैं। यानी एक ऐसी स्थिति है जहां पर लोग काम करने के इच्छुक भी हैं, जिनमें काम करने का कैपेबिलिटीज़ भी है, काम करने की एबिलिटीज़ भी उन लोगों के अंदर भी है, लेकिन फिर भी उनको सूटेबल जॉब यदि समाज प्रोवाइड नहीं करा पाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, और इस ये किस चीज को दर्शाता है? मानव संसाधनों के अधूरे उपयोग को दर्शाता है। यानी आपके पास मानव संसाधन मौजूद है, आपके पास इंसान मौजूद है जो काम करने के लिए बड़ा उत्सुक है, लेकिन उसको इस सोसाइटी जो है उसके उपयुक्त काम जो है प्रोवाइड ही नहीं करा पा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? ठीक है, डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट व्हेन मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन ए वर्क देन द एक्चुअल नीडेड एंड एक्स्ट्रा वर्कर्स कंट्रीब्यूट नथिंग टू प्रोडक्शन। अब देखो, डिसगाइज्ड यानी छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? जब कोई काम करना है, ठीक है, वो काम करना है, उस काम करने के लिए जितने लोगों की आवश्यकता थी, उससे बहुत ज्यादा लोग उस काम को कर रहे हैं, एंड एक्स्ट्रा वर्कर्स कंट्रीब्यूट नथिंग टू प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन में कोई अतिरिक्त योगदान नहीं कर पा रहे हैं वो एक्स्ट्रा वर्कर्स जो उसके अंदर काम कर रहे थे, ठीक है। तो कोई काम था, उसको काम करने के लिए 10 ही लोगों की जरूरत थी। 10 लोग उस काम को आराम से समय रहते कर सकते थे, लेकिन उन 10 लोगों की जगह 20 लोगों को अप्लाई कर दिया गया, तो उन 20 लोगों ने भी काम को करा, तो उसी समय में जितने समय में वो उस काम को करना चाहिए था। तो इन 10 और लोगों को इंक्लूड करने से किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि इन 10 लोगों ने तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं करा जो भी वहां पर प्रोडक्शन हुआ उसके अंदर, और इसी को हम क्या कहते हैं? छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट आता है, एक्सप्लेन द सीजनल एम्प्लॉयमेंट विद एग्जांपल। बहुत इंपॉर्टेंट है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? मौसमी बेरोजगारी क्या होती है?
सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर। देखो किसानों की बात करोगे ना तो आपको वहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट दिख जाएगा कि उनकी फसल खड़ी है और फसल जब बिकेगी तब तो उनके पास पैसा आ जाएगा, लेकिन अगले 4 महीनों में 5 महीनों में फिर उनको वो फसल जोतेंगे, खेत जोतेंगे, फिर 5-7 महीने बाद उनकी फसल बिकेगी और फिर पैसा आएगा, है ना। तो ये मौसमी बेरोजगारी यानी मौसम के अकॉर्डिंग खेती होती है और मौसम के अकॉर्डिंग उनकी कमाई होती है। तो सीजनल एम्प्लॉयमेंट इज कॉमन इन एग्रीकल्चर। खेती में इसको आसानी से देख सकते हो, वेयर वर्कर्स गेट्स जॉब्स ओनली ड्यूरिंग द सोइंग। जहाँ पर खेतों में काम करने वालों को जॉब कब मिलती है, केवल बीज जब बोए जा रहे हैं उस खेत में तब, एंड हार्वेस्टिंग और उन फसलों की कटाई हो रही है तब, बट रिमेन अनएम्प्लॉयड द रेस्ट ऑफ द ईयर। और बाकी क्या होता है, पूरे पूरे के साल वो क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड ही बने रहते हैं। ठीक है, तो आप किसान की बात कर लेते हो। किसान खेत में 2 ही टाइम काम करता है, एक तो क्या काम कर रहा है, बीज बो रहा है तब काम कर रहा है, और दूसरा फसल काट रहा है वो तब काम कर रहा है। ठीक है, तो इसी के लिए वो क्या करता है, कुछ लोगों को अपने यहाँ रखता भी है फसल बोने के लिए और फसल काटने के लिए। तो ये व्यक्ति जिसको उन्होंने रखा है फसल बोने के लिए, फसल काटने के लिए, इसको काम कब मिल रहा है, 2 ही बार मिल रहा है। एक तो यहाँ मिला और उसके बाद फसल पक गई, कटने लायक हो गई 3-4 महीने बाद में, तो उस 3 महीने बाद में फिर इसको इस खेत में काम मिला। तो बीच के इस ड्यूरेशन में बेचारा ये आदमी का काम करेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज एजुकेटेड एम्प्लॉयमेंट। शिक्षित बेरोजगारी क्या होती है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज व्हेन द एजुकेटेड यूथ फेल टू फाइंड जॉब्स मैचिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। ठीक है, अब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है आपके देश का, बहुत अच्छी उसने पढ़ाई कर ली, लेकिन फिर भी अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग यदि ये समाज उसको कोई जॉब प्रोवाइड नहीं करा पाता है या उस व्यक्ति को कोई जॉब समाज में नहीं मिलता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शिक्षित बेरोजगारी कह लेते हैं। इट रिफ्लेक्ट्स इन मिसमैच बिटवीन द एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखो ये कब दिखाई देगी आपको, समाज में एक मिसमैच होगा। कब मिसमैच होगा, बिटवीन द एजुकेशन एंड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, कि एक व्यक्ति के पास एजुकेशन तो क्या है और उसके अकॉर्डिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उसके पास क्या है। ठीक है, तो एक व्यक्ति के पास जो योग्यता है, जो उसने शिक्षा ली है, उसके अकॉर्डिंग उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का ना मिल पाना, उसी को हम क्या कहते हैं, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के क्या मुख्य मुख्य परिणाम हो सकते हैं। तो देखो, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पॉवर्टी। अगर बेरोजगारी है तो उससे क्या आएगा, पॉवर्टी, गरीबी आएगी, उससे फ्रस्ट्रेशन यानी निराशा आएगी, उससे क्राइम यानी अपराध बढ़ेगा और सामाजिक परेशानियां बढ़ेगी यानी सामाजिक अशांति को जन्म देगा। ठीक है, तो देखो अनएम्प्लॉयमेंट से कितनी सारी दिक्कतें आ गई। अनएम्प्लॉयमेंट से एक तो हमारे यहाँ गरीबी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट से निराशा हताशा आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट से अपराध बढ़ गए और अनएम्प्लॉयमेंट से सामाजिक अशांति फैल गई। इट वेस्ट द ह्यूमन रिसोर्सेज। मानव संसाधनों का क्या हो गया, मानव संसाधनों का बर्बादी हो गई, एंड स्लोज डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ। और मानव संसाधनों की बर्बादी हो गई क्योंकि ये मानव संसाधन ही देश की प्रगति में अहम योगदान निभाते हैं। इसीलिए हमारी आर्थिक प्रगति जो है वो भी क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज करप्शन। ये करप्शन क्या होता है। करप्शन मींस द मिसयूज ऑफ द पब्लिक पावर एंड ऑफिस ऑफ फॉर पर्सनल गेन। करप्शन का मतलब क्या होता है, भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है कि सार्वजनिक शक्ति या पद का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग कर लेना। ठीक है, कि कोई सार्वजनिक शक्ति आपको मिली हुई है या फिर कोई पद आपको मिला हुआ है, तो उसको पर्सनल गेन के लिए यानी व्यक्तिगत लाभ के लिए अगर आप उसका दुरुपयोग करते हो तो उसी को हम क्या कहते हैं, करप्शन कहते हैं। इट इंक्लूड्स ब्राइबरी। इसमें रिश्वत शामिल हो गया, नेपोटिज्म शामिल हो गया। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद, कि मेरा बेटा है वो जॉब लगेगा या मेरा चाचा का लड़का है उसको भी जॉब दे दी जाए। एम्बेजलमेंट यानी गबन हो गया, और फेवरेटिज्म यानी पक्षपात हो गया। तो करप्शन में ये सब शामिल होते हैं, चाहे वो आपकी रिश्वत हो, चाहे वो भाई भतीजावाद हो, चाहे वो गबन हो या फिर पक्षपात हो, ये सभी करप्शन का ही हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, नेम 2 टाइप्स ऑफ करप्शन। 2 प्रकार के करप्शन, 2 प्रकार के भ्रष्टाचार बताइए। तो पहला प्रकार का भ्रष्टाचार है पॉलिटिकल करप्शन। इसमें क्या होता है, मिस यूज ऑफ पावर इन इलेक्शन एंड द पॉलिसीज। ठीक है, इसमें क्या होता है, नीतियां बनाने में या फिर चुनाव में शक्तियों का दुरुपयोग होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिटिकल करप्शन। और दूसरा होता है ब्यूरोक्रेटिक करप्शन। ब्यूरोक्रेटिक यानी नौकरशाही भ्रष्टाचार। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स होते हैं यदि वो रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक करप्शंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ करप्शन। करप्शन क्यों होता है भाई, इसके कारण क्या है। करप्शन अराइजेज ड्यू टू द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। करप्शन क्यों होता है, क्योंकि एक पारदर्शिता की कमी होती है, वीक लीगल सिस्टम, हमारा कानून बड़ा कमजोर है, ग्रीड लोगों का लालच, एंड एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, और बहुत ज्यादा शक्ति का केंद्रीकरण हो जाना, यानी एक ही व्यक्ति के साथ में हाथ में बहुत सारी शक्ति हो जाना भी भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। तो ये तो पारदर्शिता नहीं है उस सिस्टम में, एक आपका कानूनी तंत्र बिल्कुल कमजोर हो, एक आपके अंदर लालच भरा हुआ हो, या फिर केंद्रीयकृत शक्तियां हो, तो इससे भ्रष्टाचार जन्म लेता है। कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट प्रोसीजर्स ऑल्सो प्रोमोटेड, और
सरकारी काम को करने में यदि किसी प्रकार की कोई जटिलताएं आती है तो इससे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। आप देखते हैं सरकारी तंत्र कितना ढीला है। किसी भी ऑफिस में जाते हो जाएं हम तो वहां पर हमें छोटी मोटी रिश्वत देकर ये काम चलाना पड़ता है, तो उससे भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो वो यही कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स गवर्नमेंट प्रोसीजर, अगर आपके सरकारी दफ्तरों में जटिल प्रक्रिया हैं तो वो भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द टू कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करप्शन। करप्शन के दो परिणाम बताइए। करप्शन लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी एंड इंक्रीज इन पॉवर्टी एंड अनइक्वालिटी। देखो करप्शन से क्या होता है, तो जो जनता का पैसा है ना उसका क्या होता है, वेस्टेज होता है, उनकी बर्बादी होती है। दूसरा करप्शन से क्या होता है, इंक्रीज होता है, बढ़ता है। क्या बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है और इनइक्वलिटी नहीं, असमानता बढ़ती है। इट ऑल्सो वीकन्स डेमोक्रेसी, ये हमारे प्रजातंत्र को भी कमजोर करता है और हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी आर्थिक वृद्धि को भी, आर्थिक विकास को भी ये बाधित करता है। कौन, करप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज करप्शन अफेक्ट्स कॉमन पीपल। करप्शन कॉमन पीपल को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो करप्शन फोर्सेस कॉमन पीपल टू पे प्राइस फॉर बेसिक सर्विसेज। अब देखो कॉमन व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति है बेचारा, है ना, बड़ा सिंपल व्यक्ति होता है, ये साधारण व्यक्ति होता है जो, है ना, लेकिन इसको भी बेसिक सर्विसेज यानी आधारभूत सेवाओं के लिए भी इसको क्या करनी पड़ती है भैया, ब्राइब देनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। तो बुनियादी सेवाएं प्राप्त करने के लिए आम आदमी को भी यदि रिश्वत देनी पड़ती है तो इससे क्या होता है, इससे करप्शन बढ़ता है। इसी को करप्शन कहते हैं। इट रिड्यूसेस देयर फेथ इन गवर्नमेंट। और अगर आम आदमी क्या करेगा भैया, रिश्वत देगा छोटे छोटे बुनियादी कामों को कराने के लिए, तो वो गवर्नमेंट पे से अपना विश्वास खो देगा एंड क्रिएट इनइक्वलिटी, और इससे असमानता को भी बढ़ावा मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सजेस्ट टू मेजर टू रिड्यूस करप्शन। करप्शन को किस तरीके से कम किया जा सकता है, उसके दो तरीके बताइए। ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस, ठीक है, एक तो गवर्नेंस यानी प्रशासन के अंदर बिल्कुल पारदर्शिता हो, शासन करने का तंत्र बिल्कुल पारदर्शी हो, एंड यूज ऑफ ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस का यदि हम यूज करें तो कैन रिड्यूस करप्शन, इससे करप्शन यानी भ्रष्टाचार कम हो सकता है। ठीक है, दूसरा, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट एंड द स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन लाइक द लोकपाल आर ऑल्सो एसेंशियल। ठीक है, अगर दंड दिया जाए और वो भी कठोर दंड दिया जाए और लोकपाल जैसी व्यवस्था की जाए तो उससे भी क्या हो सकता है, करप्शन कम हो सकता है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। तो यूनिट सेकंड में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसकी हमने बात कर ली। अब बढ़ते हैं यूनिट थर्ड की तरफ। यूनिट थर्ड हमारी डील करती है स्ट्रक्चरल कम्युनलिज्म से, इनइक्वलिटी ऑफ कास्ट एंड जेंडर से। तो इन टॉपिक में से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, अब हम उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज कम्युनलिज्म। ये सांप्रदायिकता होती क्या है भैया। तो कम्युनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी वेयर द पीपल गिव एक्सेसिव लॉयल्टी टू देयर ओन रिलीजन एंड सी अदर्स विथ हेट्रेड। ठीक है, तो कम्युनलिज्म इन इज आइडियोलॉजी। कम्युनलिज्म क्या है, एक विचारधारा है जिसमें लोग क्या करते हैं, एक्सेसिव लॉयल्टी टू देयर ऑन रिलीजन। ठीक है, अपने धर्म को बहुत ज्यादा वो क्या करते हैं, सर्वोच्च मानते हैं, अपने धर्म को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा हुई, एक ऐसी आइडियोलॉजी हुई जहां पे लोग अपने धर्म को एक्सेसिव लॉयल्टी यानी बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं या सर्वोच्च मानते हैं, एंड सी अदर्स विथ हेट्रेड, और दूसरे धर्म के व्यक्तियों से वो घृणा करते हैं। इट क्रिएट्स सोशल डिवीजन एंड ऑफन लीड्स टू रायोट्स एंड द वायलेंस। इससे एक तो सामाजिक विभाजन पैदा हो जाता है और प्रायः इससे राइट्स राइट्स यानी दंगे भड़कते हैं और वायलेंस यानी हिंसा भड़कती है। तो कम्युनलिज्म क्या हो गया, अपने धर्म को सर्वोच्च समझ लेना और दूसरे धर्म के लोगों से घृणा करना, इसी को हम क्या कह लेते हैं, कम्युनलिज्म कह लेते हैं। तो ये एक विचारधारा है, इससे सामाजिक विभाजन बढ़ता है और इससे राइट्स यानी दंगे और हिंसा को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मेंशन द टू कॉजेज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। इंडिया यानी भारत में सांप्रदायिकता के कोई दो कारण बताइए। तो हिस्टोरिक डिवाइडेड बिटवीन द कम्युनिटीज एंड द पॉलिटिकल मिसयूज ऑफ द रिलीजन आर द टू मेजर करते हो। समुदायों के बीच में ऐतिहासिक विभाजन और राजनीति में धर्म का दुरुपयोग इसके दो प्रमुख कारण है। तो आप देख सकते हो, तो भारत पाकिस्तान बना था तो वहां से इंडियन मुस्लिम्स सॉरी हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच में क्या हुआ, डिवीजन हो गया। इसी तरीके से पॉलिटिकल पावर को प्राप्त करने के लिए हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो भी क्या करते हैं, कम्युनलिज्म को बढ़ावा देते हैं। लीडर्स ऑफन एक्सप्लॉइट रिलीजियन सेंटिमेंट फॉर वोट, और जो हमारे नेता होते हैं, जो राजनेता होते हैं, वो अक्सर वोट पाने के लिए धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं। इसी से भारत में सांप्रदायिकता बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सांप्रदायिकता के क्या परिणाम हो सकते हैं, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कम्युनलिज्म। इट रिजल्ट इन रायट, सांप्रदायिकता झगड़ों को जन्म देती है। लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, झगड़ों में आपकी जान भी जा सकती है या फिर आपको प्रॉपर्टी यानी जान माल की हानि हो सकती है। वीकन्स नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता कमजोर होती है। एंड स्लोज डाउन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और आपका आर्थिक विकास बिल्कुल धीरा पड़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सजेस्ट द वन मेजर टू रिड्यूस कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म को कैसे रोका जा सकता है, कोई एक तरीका बताइए। प्रोमोटिंग सेक्युलर एजुकेशन, एक ऐसी एजुकेशन दी जाए जो सेक्युलर एजुकेशन हो, जो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा हो। एंड इंटरफेथ हार्मनी कैन रिड्यूस द कम्युनल फीलिंग। इंटरफेथ हार्मनी यानी आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना। ठीक है, आपसी सद्भाव को बढ़ावा देना यानी सभी धर्मों के लोग एक साथ आए, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा वो लें, एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखें, एक दूसरे के ऊपर फेथ रखें, तो एक दूसरे पर सद्भाव की भावना को यदि बढ़ावा मिलता है तो इससे हमारी कम्युनल फीलिंग्स जो है, सांप्रदायिक जो भावनाएं हैं वो कम होती है, ठीक है, रिड्यूस होती है। इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल कम्युनिटीज आर एसेंशियल। इसीलिए ये कहा जाता है कि भैया जितने भी समुदाय हैं ना, उसको ये समाज क्या करे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करे, उनको समान अवसर प्रोवाइड करे, उनकी उनकी कम्युनिटी के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाए। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सांप्रदायिकता को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कास्ट इनइक्वलिटी। जातिगत असमानता क्या होती है। कास्ट इनइक्वलिटी मीन्स द अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ पीपल बेस्ड ऑन देयर कास्ट। ठीक है, जातिगत असमानता का अर्थ क्या हुआ, लोगों के साथ उनकी जाति के आधार पर समान व्यवहार करना। ठीक है, तो हमारे यहाँ बहुत रिजिड है ये, तो लोगों के साथ जाति के ऊपर आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाना, इसी को हम क्या कहते हैं, कास्ट इनइक्वलिटी कहते हैं। इट डिनाइज द सोशल मोबिलिटी एंड क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन। यह सामाजिक एक तो क्या रोकती है, इट डिनाइज द सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता को रोकती है, और क्रिएट्स डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव की स्थिति उत्पन्न कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव वन हिस्टोरिकल रीजन फॉर कास्ट इनइक्वलिटी। इतिहास का कोई ऐसा उदाहरण बताइए जो जातिगत असमानता के लिए जिम्मेदार हो। द वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया डिवाइडेड पीपल इनटू द रिजिड ग्रुप्स। देखो, पुराने भारत के अंदर यानी प्राचीन भारत के अंदर जो वर्ण सिस्टम है, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसने लोगों को रिजिड ग्रुप्स यानी कठोर वर्गों के अंदर बांट दिया, विच लेटर बिकेम द कॉज ऑफ अनटचेबिलिटी। और उसी के कारण अब समाज के अंदर अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी का जन्म हुआ, और इनइक्वलिटी यानी असमानता का जन्म हुआ। तो भारत के अंदर ऐतिहासिक प्रमाण के रूप में हमारे यहाँ वर्ण सिस्टम मिलता है, और वर्ण सिस्टम ने लोगों को कठोर वर्गों के अंदर बांट दिया, जिसने बाद में अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी को जन्म दिया और असमानता को जन्म दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज कास्ट इनइक्वलिटी अफेक्ट डेवलपमेंट। जातिगत असमानता विकास को कैसे प्रभावित करती है। तो इट प्रिवेंट्स द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप्स इन एजुकेशन, जॉब्स एंड पॉलिटिक्स, दस लिमिटिंग द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देखो, जातिगत असमानता क्या करती है, इट प्रिवेंट्स द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप। अगर जातिगत असमानता आपके समाज के अंदर विद्यमान है, तो वो प्रिवेंट द इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल ग्रुप। तो समाज के जितनी भी कम्युनिटी है या जितनी भी जातियां हैं, ये उनके पार्टिसिपेशन को लिमिट कर देती है, सीमित कर देती है, चाहे वो एजुकेशन शिक्षा की बात करें, चाहे जॉब की बात करें, चाहे राजनीति की बात करें। ठीक है, तो यह शिक्षा क्या, जातिगत असमानता शिक्षा, नौकरियों, राजनीति में सभी वर्गों की समान भागीदारी को एक तो रोक देती है। इससे क्या होता है, इससे लिमिटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, आपके मानव संसाधन का जो विकास है, आपके मानव संसाधन जो पोटेंशियल आपके पास है, उन संसाधनों का सही ढंग से विकास हो ही नहीं पाता, उनका विकास सीमित रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेट वन गवर्नमेंट मेजर टू रिड्यूस कास्ट इनइक्विटी। सरकारी एक कोई उपाय बताइए जो कास्ट इनइक्वलिटी में जातिगत असमानता को कम करने के लिए किया गया हो। रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड जॉब्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू एंश्योर इनइक्वलिटी। देखो, सरकार ने एक प्रयास किया है। कौन सा प्रयास किया है, रिजर्वेशन सिस्टम, किसके लिए, जो SC ST के लोग हैं और जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं। ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनको रिजर्वेशन दे करके गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है, इक्वलिटी यानी समाज में उनको भी समान दर्जा मिले, समान अपॉर्चुनिटी मिले, उसकी ओर गवर्नमेंट का ये कदम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज जेंडर इनइक्वलिटी। लैंगिक असमानता क्या होती है। जेंडर इनइक्वलिटी मीन्स द अनइक्वल स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन इन द सोसाइटी, लाइक वेज गैप एंड लैक ऑफ एजुकेशन। जेंडर इनइक्वलिटी क्या है भैया, जेंडर के आधार पर अगर आप क्या कर देते हो, अपॉर्चुनिटीज नहीं देते हो, भेदभाव करते हो, अनइक्वल स्टेटस यानी असमान दर्जा देते हो, तो पुरुष और महिला को समाज के द्वारा असमान दर्जा दिया जाना और समाज के द्वारा असमान अवसरों का उपलब्ध करवाया जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं। यानी पुरुष है तो उसको तो क्या मिलेगा, समाज में बेहद बढ़िया दर्जा मिलेगा, पद मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, और उसको अपॉर्चुनिटी यानी विकास के अवसर भी बहुत ज्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर वही महिला हुई तो समाज में उसको वो ओहदा, वो दर्जा, वो प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगी, और उसको विकास के अवसर भी कम मिल पाएंगे, और इसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो वेज गैप, एक पुरुष और एक महिला सेम काम को कर रहे हैं, लेकिन पुरुष को वेतन ज्यादा मिल रहा है, महिला को कम मिल रहा है। ठीक इसी तरीके से पुरुष तो जो है उनको लगभग सभी को पढ़ने का मौका मिल पा रहा है, जबकि महिलाओं को पर्दे में रखना सिखाया जा रहा है, महिलाओं को घर के अंदर रहना सिखाया जा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, जेंडर इनइक्वलिटी कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट कारण है लैंगिक असमानता के 2 कारण बताइए। मेंशन द 2 कॉजेस ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। एक तो पैट्रियार्कल माइंडसेट एंड द लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द वीमेन्स राइट एंड आर द मेजर कॉजेस ऑफ जेंडर इक्वलिटी। एक तो हमारे यहाँ क्या है भैया, पितृसत्तात्मक मानसिकता है। एक तो हमारे यहाँ क्या है कि भैया पुरुष प्रधान समाज है और वो पुरुषों को ज्यादा तवज्जो देता है। दूसरा हमारे यहाँ क्या है, महिलाओं के अंदर अवेयरनेस की कमी है। ठीक है, महिलाओं के अंदर अवेयरनेस की कमी है। महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में प्रॉपर रूप से जानती नहीं है और इसीलिए लैंगिक असमानता का ये सबसे बड़ा मुख्य कारण हमारे सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज जेंडर इनइक्वलिटी हार्म सोसाइटी। जेंडर इनइक्वलिटी हमारे समाज को कैसे नुकसान पहुंचाती है भैया? It reduces women's participation in the workforce, increase poverty and blocks the overall progress of the nation। देखो, कंधे से कंधा मिला करके जब तक महिलाएं हम पुरुषों के साथ नहीं चलेगी, तब तक आपके देश का विकास नहीं हो पाएगा। तो ये जो लैंगिक असमानता होती है, ये तो जेंडर इनइक्वलिटी होती है, ये वीमेंस पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स, जो कार्यबल है, जो कार्य क्षमता है या कार्य हमारे देश में किया जाना चाहिए, उस कार्य में महिलाओं की भागीदारी को कम करती है। यानी ये महिलाओं के कार्यबल में भागीदारी को कम करने का काम करती है। इससे बेरोजगारी बढ़ती है और नेशन यानी राष्ट्र की समग्र प्रगति जो होती है, उसके सामने ये अवरोध का काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव वन मेजर टू रिड्यूस जेंडर इनइक्वलिटी। जेंडर इनइक्वलिटी यानी लैंगिक असमानता को घटाने का कोई एक उपाय बताइए। प्रमोट गर्ल्स एजुकेशन एंड एनफोर्सिंग लॉ अगेंस्ट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैन हैव टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। देखो, हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो लड़कियों को पढ़ाना पड़ेगा, लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उन्हें बढ़ावा देना पड़ेगा कि वो शिक्षा को प्राप्त करें। और इसी के साथ यदि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहाँ कहीं होता है, अगर जेंडर लैंगिक असमानता का कोई भी मुद्दा होता है, तो उसके खिलाफ हमें जो कानून बनाए गए हैं उनको कड़ाई से पालन करवाना पड़ेगा। इसी से हम जेंडर इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, राइट वन सिमिलरिटी बिटवीन द कास्ट एंड जेंडर इनइक्वालिटी। जातिगत और लैंगिक असमानता में एक समानता क्या है? ठीक है, जातिगत, एक तो जाति और जेंडर इनइक्वालिटी, दोनों के बीच में एक चीज कॉमन क्या है उसके बारे में बात करिए। तब बात क्रिएट द सोशल डिस्क्रिमिनेशन। चाहे लैंगिक समानता की बात कर लो, चाहे जातिगत असमानता की बात कर लो, उनसे क्या पैदा होता है भैया? सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये सामाजिक भेदभाव पैदा होता है। रेस्ट्रिक्ट अपॉर्चुनिटी, दोनों में ही क्या होता है भैया? अवसरों को सीमित कर देते हैं। यानी कास्ट होगा तो जाति के आधार पर आपके अवसर सीमित हो जाएंगे, जेंडर होगा तो महिला होने के नाते आपके पास समाज में डेवलपमेंट के अवसर कम हो जाएंगे। एंड प्रिवेंट द इक्वल डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्शन, और सभी वर्गों के समान विकास को भी ये डिस्क्रिमिनेशन रोकता है। नेक्स्ट आता है, व्हाट रोल डज एजुकेशन प्ले इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज। असमानताओं को कम करने में शिक्षा की क्या भूमिका है? एजुकेशन क्रिएट्स अवेयरनेस। अगर शिक्षा दोगे तो उससे महिलाओं के अंदर जागरूकता जागेगी। ठीक है, तो शिक्षा देने से क्या होता है भैया? शिक्षा हमारी जागरूकता को बढ़ाती है, ब्रेक्स द स्टीरियोटाइप्स, हमारी रूढ़ियों को तोड़ती है, एंड एम्पावर्स द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द ग्रुप्स टू अचीव इक्वलिटी। और जो हाशिए पर रखे हुए समूह हैं, यानी जो खत्म होने की कगार पे हैं, जो दबे कुचले हैं, जिनका शोषण हो रहा है, उनको एक मौका देती है शिक्षा कि वो प्राप्त कर पाएँ जिसको? इक्वलिटी यानी समानता को। तो चाहे महिलाएं हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, या और कोई एक्सप्लॉइटेड ग्रुप हो, आके समाज का उसको एजुकेशन के माध्यम से अवेयरनेस यानी उसमें जागरूकता पैदा की जा सकती है, रूढ़ियों से उसको छुटकारा दिलाया जा सकता है और उसको सशक्त किया जा सकता है कि वो समाज के अंदर समानता को प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई इज सेक्युलरिज्म इंपॉर्टेंट इन इंडिया। भारत में धर्मनिरपेक्षता महत्वपूर्ण क्यों है? सेक्युलरिज्म एंश्योर्स दैट ऑल रिलीजियंस आर ट्रीटेड इक्वली। धर्मनिरपेक्षता हमें ये कहती है कि भैया सभी धर्मों का बराबर रूप से हमें सम्मान करना चाहिए। प्रिवेंट्स कम्युनलिज्म, ये सांप्रदायिकता को रोकता है। एंड स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी, और हमारे प्रजातंत्र को या लोकतंत्र को यह मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी यूनिट 4 में से, तो यूनिट 3 के सभी क्वेश्चंस की हमने बात कर ली। अब देख लेते हैं यूनिट 4 में से कौन कौन से क्वेश्चन बनते दिखते हैं। यूनिट 4 जो है वो हमारी बात करती है फैमिलियल इश्यूज की, जिसमें डॉरी और डोमेस्टिक वायलेंस की बात की गई है। तो देख लेते हैं इन टॉपिक में से हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि भैया दहेज क्या है? व्हाट इज डाउरी? दहेज क्या है? तो डाउरी इज द मनी, प्रॉपर्टी एंड द गिफ्ट्स गिवन बाय द ब्राइड्स फैमिली टू द ग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो शादी के समय पर जो लड़की के घर वाले हैं, ठीक है, शादी के समय पर जो लड़की के घर वाले हैं, जो लड़की के परिवार वाले हैं, वो लड़की को किसी प्रकार का पैसा देते हैं, उसको किसी प्रकार की संपत्ति देते हैं या किसी प्रकार का उपहार देते हैं। ठीक है,
तो लड़की के घर वाले लड़की की शादी में ग्रूम यानी दूल्हे को किसी भी प्रकार का यदि कोई उपहार देते हैं, यदि कोई पैसा देते हैं, यदि कोई संपत्ति देते हैं, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, डॉरी कहते हैं, दहेज कहते हैं। इट हैज़ बिकम ए सोशल इविल। ये अब क्या बन चुका है, एक सामाजिक बुराई बन चुका है, दैट क्रिएट्स द फाइनेंशियल बर्डन, जो एक क्या लेकर के आता है, आर्थिक भार लेकर के आता है, एंड एनकरेज द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वीमेन, और महिलाओं के शोषण को बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वाई इज डॉरी कंसिडर्ड एज सोशल प्रॉब्लम? दहेज को हम सामाजिक समस्या क्यों मानते हैं? डॉरी इज सोशल प्रॉब्लम बिकॉज इट प्रमोट्स जेंडर इनइक्वलिटी। सामाजिक समस्या इसलिए मानते हैं हम दहेज को क्योंकि ये क्या करता है भैया, जेंडर इनइक्वलिटी को बढ़ाता है, लैंगिक असमानता को बढ़ाता है, क्रिएट्स फाइनेंशियल स्ट्रेस, आर्थिक तनाव को उत्पन्न करता है, एंड ऑफन रिजल्ट इन हैरेसमेंट एंड द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन टू मेन। और ये महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के हिंसा का कारण भी बनता है, इसीलिए हम दहेज को सामाजिक समस्या मानते हैं। इट डिस्टर्ब्स द सोशल हार्मनी, ये सामाजिक सामंजस्य को कम करता है, एंड फेयरनेस इन द मैरिजेस, और विवाह में क्या करता है, न्यायपूर्ण विवाह को ये बिगाड़ता है, या सामाजिक समरसता विवाह में कम करने का काम आपका डॉरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दहेज के मुख्य कारण क्या है? व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ डॉरी? द कॉज ऑफ डॉरी इंक्लूड द पैट्रियार्की। एक तो हमारा समाज कैसा है भैया, पुरुष प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज हमारा है, ठीक है, तो सबसे मुख्य कारण तो ये है। दूसरा क्या है, ग्रीड, लालच, किसका? पैसा पाने का लालच, एंड डिजायर फॉर सोशल स्टेटस, और सामाजिक प्रतिष्ठा पाने का कारण, एंड द परसेप्शन ऑफ मैरिज एट द फाइनेंशियल डील, और समाज का मैरिज को किस तरीके से देखा जाना कि भैया ये तो क्या है, ये तो एक आर्थिक लेन देन है, इस तरीके से देखा जाना ही दहेज का मुख्य कारण है। तो देखो दहेज का मुख्य कारण क्या है, तो पैट्रियार्की, हमारा पितृसत्तात्मक समाज, एक धन के प्रति हमारा लालच, दूसरा समाज में प्रतिष्ठा पाने की हमारी आकांक्षा, और तीसरा विवाह को विवाह ना मान करके क्या मानना, एक फाइनेंशियल डील यानी आर्थिक लेन देन का मामला मानना ही दहेज का मुख्य कारण है। लैक ऑफ अवेयरनेस एंड वीक लॉ एनफोर्स्ड मेक इट वर्स, और इसके अलावा जागरूकता की कमी और हमारे यहाँ के कमजोर कानून भी क्या कर देते हैं, इसको और भी ज्यादा गंभीर बना देते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोरी सिस्टम? दहेज प्रथा के परिणाम क्या है? डोरी सिस्टम लीड्स टू द फाइनेंशियल बर्डन, ठीक है, दहेज प्रथा आपके समाज में किसको बढ़ाती है? आर्थिक बोझ को बढ़ाने का काम करती है। डोमेस्टिक वायलेंस, इससे आप घरेलू हिंसा होती हुई भी देखोगे, एंड समटाइम्स डोरी डेथ्स, और कई बार ऐसा कारण भी हो जाता है कि दहेज तो दहेज हत्या का कारण भी बन जाता है। इट क्रिएट्स द इनइक्वलिटी इन सोसाइटी एंड हैम्पर्स द डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द वीमन इन मैरिजेस। अब क्या होता है, इट क्रिएट द इनइक्वलिटी इन सोसाइटी, ये समाज में असमानता को बढ़ावा देने का काम करता है, एंड हैम्पर्स द डिग्निटी, महिलाओं की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, एंड फ्रीडम ऑफ वीमेन इन मैरिज, और शादी में महिलाओं की स्वतंत्रता को भी कम करने का काम करता है कौन? दहेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन डॉरी बी कंट्रोल्ड? इस दहेज पे कंट्रोल कैसे लगाया जा सकता है? डॉरी कैन बी कंट्रोल्ड थ्रू द स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, अवेयरनेस कैंपेन्स, वीमेन एम्पावरमेंट, एंड चेंजिंग सोशल माइंडसेट। दहेज को कम करने का या दहेज प्रथा को कम करने के कुछ उपाय सुझाए गए हैं। एक तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, दहेज रोकने के लिए जो कानून बनाए गए हैं ना भैया, उनका स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन करो, उनको कड़ाई से लागू करना चाहिए। दूसरा, अवेयरनेस कैंपेन, एक जागरूकता अभियान चलाए जाने चाहिए, जिनसे लोगों को जागरूक किया जाए कि भैया दहेज एक बुराई है। ह्यूमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण किया जाए, एंड चेंजिंग सोशल माइंडसेट, और सामाजिक जो एक सोच बन चुकी है, सामाजिक मानसिकता बन चुकी है, उस सामाजिक मानसिकता को चेंज किया जाए। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन आर द मोस्ट इफेक्टिव टूल्स, और सबसे मुख्य मुख्य संसाधन आपके पास मौजूद हैं जो इस डोरी सिस्टम पर कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें एक तो शिक्षा, और दूसरी आर्थिक स्वतंत्रता महिलाओं की है, वो सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी संसाधन है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, दहेज को कंट्रोल में कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, घरेलू हिंसा क्या होती है? तो डोमेस्टिक वायलेंस रेफर्स टू द फिजिकल, इमोशनल एंड द सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज विद इन द फैमिली, यूजुअली अगेंस्ट द वुमेन, ठीक है, महिलाओं के खिलाफ, ठीक है, स्पेशली महिलाओं के खिलाफ परिवार में फिजिकल यानी शारीरिक, इमोशनल यानी भावनात्मक, सेक्सुअल यानी सेक्स सेक्स से संबंधित, और इकोनॉमिक इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का शोषण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, घरेलू हिंसा कहते हैं। तो परिवार के अंदर फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, भावनात्मक, सेक्सुअल यानी लैंगिक, और इकोनॉमिक यानी आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का शोषण होना ही डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा कहलाता है।
इट रिफ्लेक्ट्स द डीप रूटेड जेंडर इनइक्वलिटी। ये कहीं भी दिखता है, इसका प्रभाव, इसका परिणाम क्या होता है भैया? एक तो समाज के अंदर आपको जो डीप रूटेड जेंडर इक्वलिटी है, जो लैंगिक असमानता है, जो समाज में गहराई तक बसी हुई है, वो दिखाई देगी। एंड वीकन्स फैमिली हार्मनी, और इससे क्या होता है भैया? फैमिली हार्मनी यानी पारिवारिक सौहार्द बड़ा ही कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस के मुख्य मुख्य कारण क्या है, उनकी बात कर लेते हैं। कॉजेज इंक्लूड द पेट्रियार्की, घरेलू हिंसा के कारण क्या है? एक तो पितृसत्ता, अल्कोहल एडिक्शन, ठीक है, एक नशे पते के अंदर नशाखोरी जो होती है, उससे भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा मिलता है। फाइनेंशियल स्ट्रेस, आप बहुत ज्यादा आर्थिक तनाव के अंदर है तो वो भी आपकी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देती है। सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ द मेल डोमिनेंस, और समाज का पुरुषों के वर्चस्व को स्वीकार करना भी घरेलू हिंसा को बढ़ावा देता है। तो घरेलू हिंसा के बहुत सारे कारण हैं। तो पैट्रियार्की यानी पितृसत्तात्मक, अल्कोहल, नशाखोरी, आ- आर्थिक भार, लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी, और समाज का पुरुषों को ज्यादा डोमिनेंस देना, पुरुषों को ज्यादा बढ़ावा देना, वो भी आपका क्या बनता है? घरेलू हिंसा का कारण बनता है। वीक लॉ एनफोर्स्ड ऑल्सो एनकरेजेस सच वायलेंस, और जो कमजोर कानून बनाए गए हैं वो भी घरेलू हिंसा को क्या करते हैं? प्रोत्साहित करते हैं, बढ़ावा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस? डोमेस्टिक वायलेंस के परिणाम क्या होते हैं? घरेलू हिंसा के परिणाम क्या होते हैं? डोमेस्टिक वायलेंस कॉज ट्रॉमा, डोमेस्टिक वायलेंस से क्या होता है भैया? ट्रॉमा, अवसाद में चले जाते हो, डिप्रेशन, निराश हो जाते हो, लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास आपका बिल्कुल खत्म हो जाता है। जो कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस का विक्टिम होता है, शिकार होता है, तो जो कोई भी घरेलू हिंसा का शिकार होता है ना, उसको बिल्कुल आघात सा लगता है, चोट सी लगती है, वो डिप्रेस हो जाता है, बिल्कुल निराश हताश हो जाता है, और उसका आत्मविश्वास तो बिल्कुल चकनाचूर ही हो जाता है। इट ब्रेक्स फैमिली पीस, इससे पारिवारिक शांति खत्म हो जाती है। अफेक्ट्स चिल्ड्रन ग्रोथ, परिवार में अगर बच्चे हैं तो उनका विकास इससे प्रभावित होता है। एंड इंक्रीज सोशल इंस्टेबिलिटी इन द सोसाइटी, और समाज के अंदर इससे क्या होता है? सामाजिक असमानता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ कैन डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी रिड्यूस्ड? इस घरेलू हिंसा को कम कैसे किया जा सकता है? तो डोमेस्टिक वायलेंस कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन, कठोर कानूनी प्रयास करके, कठोर कानूनी कार्यवाही करके, अवेयरनेस अबाउट द वीमन राइट, महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करके, काउंसलिंग, सलाह से, मशवरे से, परामर्श से, एंड एम्पावरिंग वुमेन, और महिलाओं को सशक्त करके हम घरेलू हिंसा से निपट सकते हैं। सोसाइटी मस्ट प्रमोट इक्वलिटी एंड रेस्पेक्ट इन फैमिली रिलेशन, इस समाज को करना पड़ेगा क्या? पारिवारिक संबंधों में समानता और सम्मान को बढ़ावा इस समाज को देना पड़ेगा, तभी हम इस घरेलू हिंसा को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हिच लॉ एग्जिस्ट अगेंस्ट द डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया? भारत में घरेलू हिंसा के लिए कौन से कानून बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक है, 2005 में एक एक्ट बना था। क्या था? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने के लिए महिला संरक्षण अधिनियम 2005 लागू हुआ, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड द लीगल रेमेडीज टू वीमेन, जो महिलाओं को ना केवल सुरक्षा प्रोवाइड कराता है बल्कि महिलाओं को क्या देता है? वो कानूनी सहायता भी प्रोवाइड कराता है। Along with the IPC section, it safeguards women from physical and mental abuses। अब इसमें आईपीसी के सेक्शन तो है ही, दंड संहिता की धाराएं तो इसमें है ही, लेकिन इसके साथ ये महिलाओं को शारीरिक और मानसिक परेशानियों से या शोषण से भी बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लिंक बिटवीन डॉरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस? दहेज और घरेलू हिंसा के बीच में संबंध क्या है? डॉरी ऑफन लीड्स टू हैरेसमेंट, दहेज ठीक है, dowry often leads to harassment, torture and violence within the families when the demands are not met। देखो, अगर डॉरी की मांग कर ली किसी ने और वो डिमांड उसकी पूरी नहीं हुई, अगर किसी ने दहेज की मांग कर ली और वो दहेज की मांग पूरी नहीं हुई, तो उससे क्या होगा? उस महिला का उत्पीड़न होगा। जिस महिला के पीछे उस दहेज की मांग की गई, उस महिला का एक तो हैरेसमेंट, उत्पीड़न होगा, टॉर्चर, उसको परेशान किया जाएगा, और वायलेंस यानी उसके खिलाफ हिंसा भी की जाएगी। 10, इसलिए डॉरी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। इसीलिए ये जो दहेज है ना, ये महिलाओं के खिलाफ हिंसा का सबसे बड़ा घरेलू कारण माना जाता है। दहेज को महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू हिंसा का सबसे बड़ा कारण इसीलिए माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है,
कि वाई इज द अवेयरनेस इंपॉर्टेंट टू स्टॉप डाउरी एंड डोमेस्टिक वायलेंस। दहेज और घरेलू हिंसा को रोकने के लिए जागरूकता क्यों जरूरी है? तो अवेयरनेस हेल्प पीपल टू अंडरस्टैंड एंड इफेक्ट्स ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, एनकरेजेस रिपोर्टिंग ऑफ कॉजेज एंड चेंजिंग सोशल माइंडसेट। जागरूकता से लोग इन समस्याओं के दुष्प्रभाव को समझते हैं। ठीक है, जागरूकता अगर लोगों के बीच में फैलाई जाएगी घरेलू हिंसा के प्रति और दहेज के प्रति, तो लोग क्या जानेंगे, इसके इल इफेक्ट यानी बुरे प्रभावों के बारे में लोग जानेंगे। एनकरेजेस रिपोर्टिंग ऑफ केसेस, इस तरीके के लोगों को लोग इस तरीके के मामलों को लोग सामने लाएंगे, इस तरीके के मामले होने पर लोग रिपोर्ट कराएंगे। एंड चेंजेस सोशल माइंडसेट, और इनके खिलाफ जागरूकता फैलाने से क्या होगा, सामाजिक मानसिकता भी परिवर्तित होएगी। विदाउट अवेयरनेस, अगर जागरूकता नहीं होगी तो लॉज रिमेन्स वीक इन प्रैक्टिस। तो वास्तव में आपने जो कानून बनाए हैं घरेलू हिंसा को रोकने के लिए और दहेज को रोकने के लिए, वो कभी भी प्रभावी नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे आगे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर थे वो खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस और आंसर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अगर आपने ये लॉन्ग क्वेश्चंस कर लिया तो यहाँ से बाहर आपका कुछ आने वाला नहीं है। इसकी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक आपको नीचे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो आपके बनता है फर्स्ट यूनिट में से, डिफाइन सोशल प्रॉब्लम एंड एक्सप्लेन इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। सामाजिक समस्या को परिभाषित कीजिए और इसकी प्रमुख विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। एक पीडीएफ अपन टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर रहे हैं, उसमें आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द मेजर कॉजेज ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया। भारत में सामाजिक समस्याओं के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, उसके ऊपर चर्चा करिए। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें से बनता है पहली यूनिट में से, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड द सोशल प्रॉब्लम्स विद एग्जांपल। व्यक्तिगत समस्या और सामाजिक समस्या के अंदर क्या अंतर होता है, उनको उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों ही, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए ये वाला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट है। तो ये दो क्वेश्चन तो आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं फर्स्ट यूनिट से। वहीं अगर सेकंड यूनिट की हम बात करें तो डिफाइन पॉवर्टी एंड एक्सप्लेन इट मेजर कॉजेज इन इंडिया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पॉवर्टी गरीबी क्या है और भारत में इस गरीबी के प्रमुख कारण क्या है, उनको बताइए। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली बेरोजगारी के प्रकारों। वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, भारत में कौन कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, इसके भी आपको याद होने चाहिए एग्जाम्पल के साथ में। डिफाइन करप्शन, करप्शन क्या होता है, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑन द इंडियन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। भ्रष्टाचार क्या होता है भारतीय समाज में और राजनीति पर इसके प्रभावों की चर्चा करिए। तो यूनिट सेकंड में से ये कुछ क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें तो थर्ड यूनिट में से तीन क्वेश्चन फिर आप लोगों के लिए हैं कि डिफाइन कम्युनलिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सांप्रदायिकता क्या होती है। डिस्कस इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज इंडिया। भारत में सांप्रदायिकता के कारण क्या है और सांप्रदायिकता के परिणाम क्या हुए हैं भारत के अंदर, उनकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन कास्ट इनइक्वालिटी इन इंडिया। भारत के अंदर जातिगत असमानता को परिभाषित कीजिए एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोशल डेवलपमेंट, और किस तरीके से ये हमारी सामाजिक विकास को प्रभावित कर रही है, उसकी भी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन इंडियन सोसाइटी विथ एग्जाम्पल। भारतीय समाज के अंदर किस तरीके से लैंगिक असमानता की समस्या बरकरार है, उसको एग्जाम्पल के साथ सिद्ध कीजिए। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यूनिट थर्ड में से हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। वहीं यूनिट फोर्थ की अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, डिफाइन डॉरी एंड एक्सप्लेन सोशल कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेज इन इंडियन सोसाइटी। दहेज क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। भारतीय समाज में इसके सामाजिक कारणों और परिणामों की व्याख्या कीजिए। डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस इन इंडिया। भारत में घरेलू हिंसा की समस्या पर चर्चा कीजिए एंड सजेस्ट द प्रिवेंटिव मेजर, और इसके निवारण हेतु क्या क्या उपाय किए गए हैं उनको समझाइए। तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके आता है, हाउ explain how familial issues like dowry and the domestic violence affect the स्टेटस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी। दहेज और घरेलू हिंसा जैसी पारिवारिक समस्या समाज में महिलाओं की स्थिति को किस प्रकार से प्रभावित करती है, इसके बारे में भी डिटेल से समझाइए। तो ये कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और आंसर है आपके लिए जो बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकते हैं। इनकी पीडीएफ जो है आपके टेलीग्राम चैनल पर जल्दी ही अभी अपलोड कर दी जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए आपके अपने इस चैनल के साथ, ताकि आपको इसी तरीके के आगे आने वाले वीडियोस मिलते रहें और यूजफुल कंटेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप तक पहुंचते रहें। लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा, और अपने फ्रेंड्स सर्कल तक भी पहुंचाइएगा ताकि उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिल पाए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। तो सब्सक्राइब करिए आपके अपने इस चैनल को अभी ही, और मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू।